डियर फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 61। कहानी का टाइटल है आहान का जाना और ध्वनि के आंसू। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ध्वनि की चीख के साथ ही एक औरत की चीख भी जंगल में गूंज गई थी। सभी हैरानी से ही उसे देख रहे थे। सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। आहान को भी समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। तभी अहिल्या जी धड़ाम से जमीन पर गिर गई, जिनके साथ ही देवी भी जोर से चिल्लाई, माँ। आहान एकदम से घुटनों के बल बैठ गया और उसके सामने उसकी आंखें नम थीं। सभी भागते हुए उसके पास आए। दिव्या जल्दी से अहिल्या जी के पास बैठ गई और रोते हुए कहती है, माँ। अहिल्या जी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उनके पेट में तलवार घुसी हुई थी और वह उसके पेट से लगातार ही खून बहा जा रहा था। दिव्या कांपते हाथों से तलवार को खींचकर उनके पेट से निकालकर फेंक देती है, जिसके साथ अहिल्या जी दर्द से बिलख पड़ी। दिव्या अहिल्या जी के सर अपनी गोद में रखते हुए रोते हुए बोलती है, माँ, ये आपने क्या किया? क्यों माँ? अहिल्या जी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। आहान आसपास नजर दौड़ाता है तो अहिल्या जी को उठाते हुए कहता है, आपको कुछ नहीं होगा, आंखें खुली रखिए। अहिल्या जी आहान को रोककर हाँफते हुए बोलती है, आहान बेटा, नहीं, शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है जाने का। आहान थोड़ा गुस्से में, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, समझिए आप। अहिल्या जी दर्द में मुस्कुराते हुए आहान के गाल को खून से सने हुए हाथों से छूते हुए कहती हैं, बेटा, मेरी देवी का ख्याल रखना, मैं उसे अनाथ करके जा रही हूँ। दिव्या रोते हुए चिल्लाकर कहती, नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अहिल्या जी दिव्या का हाथ अपने हाथों में लिए प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोलती हैं, देवी, आज मैं अपने आखिरी वक्त में तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। दिव्या रोते हुए, माँ प्लीज़। अहिल्या जी अटक अटक कर, आहान तेरा भाई है, एक वैम्पायर, और तेरे पापा भी एक वैम्पायर थे। अहिल्या जी की बातों को सुनकर दिव्या एकदम सुन्न पड़ गई। अनिका भी हैरानी से कभी दिव्या को देखती तो कभी अहिल्या जी को देखती। ध्वनि भी हैरान थी। दिव्या हकलाते हुए, माँ, आप ये क्या बोलने जा रही हैं माँ? मैं। अहिल्या जी दिव्या का हाथ थामे हुए, सच, आहान बुरा नहीं है बेटा, उस पे विश्वास कर। थोड़ा रुककर लंबी सांसें लेते हुए, आज तक तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। आज मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे बच्चा। अहिल्या जी करण बैठने का इशारा करती हैं, फिर दिव्या का हाथ करण के हाथों में देते हुए बोलती हैं, तो करण से शादी कर ले। दिव्या चौंककर अपने हाथ को पीछे खींचकर रोंदी गले से कहती है, माँ, ये आप क्या कहे जा रहे हैं? अहिल्या जी आहान को देखकर, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देना आहान, और आहान और रोशनी का, ध्वनि का ख्याल रखना। इतना बोलकर अहिल्या जी अपना दम तोड़ देती हैं, जिसके साथ ही दिव्या जोर से चीख पड़ी, माँ। ध्वनि जल्दी से दिव्या के गले लग गई और दोनों जोर जोर से रो रही थी। वही करण और आहान की तो आंखें इस वक्त गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई थी। 2 घंटे के बाद अहिल्या जी शरीर पर अग्नि स्पर्श कर देने के बाद सब लोग मेंशन आ गए थे। दिव्या बिल्कुल शांत थी, ना कुछ बोल रही थी, ना ही वह कुछ कह रही थी। वो ध्वनि के साथ बेसुध चलते हुए आ रही थी। ध्वनि, जीवन, करण कुछ इशारे करके स्टडी रूम में चले आते हैं। ध्वनि दिव्या को लेकर एक कमरे में चली जाती है। स्टडी रूम। आहान सोफे पर बैठा हुआ था। उसके अलावा वहाँ अनिका, आर्य, मौजिमा, करण और जीवन भी मौजूद थे। आहान अभी भी गुस्से में लग रहा था, जिसकी वजह सब जानते थे। करण आहान से बोलता है,
अहिल्या जी, जिस तलवार से वार किया गया वो कोई आम तलवार नहीं थी किंग। आहान सर उठाकर करण को देखते हुए, जानता हूँ, उस तलवार के वार से कोई भी वैम्पायर कमज़ोर पड़ सकता है, जीवन बोलता है। और उसका टारगेट आप थे। वो आपको कमज़ोर बनाना चाहता था ताकि आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वो क्वीन को मार सके, और उनका निशाना चूक गया। जीवन बोलते हुए रुक गया। आहान को देखा जो अपनी गुस्सा कंट्रोल करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था। आहान एकदम से उठा और करण से कहता है, कल तुम्हारी और दिव्या की शादी होगी। आई नो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। करण सिर हिला देता है। बाकी सबकी हैरानी से कभी करण को देखते तो कभी आहान को देख रहे थे। फिर आहान आर्य को देखकर, आर्य, तुमसे जो गलती हुई है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। आर्य सर झुकाकर हाँ बोलकर, फिर आहान खिड़की से पास जाकर कहता है, ध्वनि का ख्याल रखना, मैं वैम्पायर नगरी जा रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए। इतना बोलकर आहान आंखें बंद करता है और उसकी ब्लैक विंग्स बाहर निकल आए। आहान बाहर से वापस चला जाता है। आहान के जाते ही जीवन करण के सामने आया, थोड़ी गुस्से से कहता है, ये सब क्या है भाई? आहान ब्रो, क्या करने चाह रहे हैं? और आप दिव्या से शादी करेंगे? क्या आप दिव्या से प्यार करते हैं? करण बिना किसी भाव के, नहीं, मेरे दिल में ना किसी लड़की के लिए प्यार था और ना होगा। दिव्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है जो अहिल्या आंटी ने मरते वक्त मुझे सौंपा था। जीवन कन्फ्यूजन से, पर आंटी ने दिव्या को आपसे शादी करने के लिए कहा है। क्यों कहा? इसके पीछे की वजह क्या है? वहीं दूसरी तरफ दिव्या सो रही थी। ध्वनि उसके सिरहाने बैठकर उसके सर पर हल्के हल्के चपत दे रही थी, थपकी दे रही थी। दिव्या के चेहरे के बिल्कुल उतर चुका था। ध्वनि की नज़रें और आंखों से रोने की वजह से वो भी काफ़ी लाल हो गई थी। ध्वनि कबर्ड से अपना सर टिकाकर आज की सारी बातों को याद कर रही थी। अचानक उसको आहान की याद आई और उसके मन में अजीब सी घबराहट भी होने लगी। आहान यानी ध्वनि झट से आंखें खोलती है और उठकर बाहर चली आई। स्टडी रूम में सब बातें कर रहे थे। तभी ध्वनि झट से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और हाँफते हुए कहती है, आहान कहाँ है? ध्वनि अचानक के आने से सब चौंक जाते हैं। अनिका जल्दी से उसके पास आई और फिक्र करते हुए पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप डर क्यों रही हैं? ध्वनि खुद को शांत करते, मुझे आहान से बातें करनी है। वो कहाँ है? जीवन बोलता है, भाभी, आहान भाई वैम्पायर नगरी चले गए हैं। अब वो कब आएंगे पता नहीं। इतना सुनते ही ध्वनि की आंखें भर गई और उसके कदम लड़खड़ा गए, पर अनिका उसको जल्दी से संभाल लेती है और सोफे पे बिठा देती है। ध्वनि रोते हुए, नहीं, वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहता? इतनी नफरत करता है क्या वो मुझसे? अनिका उसको गले लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए, भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भाई आपसे नफरत क्यों करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि किंग अपनी क्वीन से नाराज़ हो जाए। तो ध्वनि उससे अलग होकर सिसकते हुए, नहीं अनु, आहान मुझसे बहुत गुस्सा है। मेरी वजह से ही तो आंटी की मौत हो गई, और मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाती तो मेरा किडनैप ना होता और ना ही ये सब होता। देखो ना, आहान मुझे बिना बताए ही चला गया और अब वो फिर से मेरे पास नहीं आएगा क्या? जीवन ध्वनि के पैर के पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बोलता है, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, आप काम का परेशान हो रही हैं। आहान भाई सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही बाहर गए हैं। इनफैक्ट उन्होंने जाते वक्त हमसे बोल कर गए थे कि आपका ख्याल रखने के लिए। ध्वनि मासूमियत से, सच्ची? करण मुस्कुराते हुए, मुझे। ध्वनि एक पल के लिए तो मुस्कुरा देती है, फिर कुछ सोचते हुए उसका मुंह तर गया और वो कहती है, पर वो मुझसे गुस्सा तो है ना? नहीं तो वो मुझे खुद बताकर जाता। ध्वनि की बात सुनकर सब एक दूसरे का नहीं तो वो मुझे खुद बताकर जाता। ध्वनि की बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अगली सुबह दिव्या दुल्हन के रूप में तैयार होकर ही बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो एकटक मिरर में खुद को ही देख रही थी। ध्वनि उसको सर पे चुनरी पिन करते हुए कहती है, देवी तू ये शादी क्यों कर रही है? मुझे पता है कि तुझे ये शादी नहीं पसंद, फिर तू। दिव्या रौंदे गले से, माँ के लिए। थोड़ा रुक कर, माँ
माँ हमेशा बोलती हैं कि मैं उनकी कोई बात नहीं मानती, तो सोचा उनका आखिरी विश, उनका आखिरी शब्द जो उन्होंने मुझे अपने अंतिम समय में कहा, वो मैं ज़रूर पूरा कर लूँ। दिव्या की बातें सुनकर ध्वनि को रहा नहीं गया और वो पीछे से उसके गले लगकर रो पड़ी। दिव्या बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोककर और संभाल के रखे थी। दिव्या ध्वनि के गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा मिरर में देखते हुए रौंदी आवाज़ में बोलती है, अरे मेरी जान, तू रो क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरी शादी हो रही है। इतना बोलते हुए दिव्या की भी आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क आते हैं। दिव्या आगे कहती है, तू हमेशा कहती थी ना कि तू ऐसे ही सबसे लड़ाई करती रहेगी तो तुझे लड़का नहीं मिलेगा। देख, मैंने मेहनत भी नहीं की और मुझे लड़का भी मिल गया, वो भी कितना हैंडसम है ना। तेरा पति भी बस तेरे पति से थोड़ा कम है, पर हैंडसम तो है ना। ध्वनि उसको कस के गले लगाकर पकड़ के रोते हुए कहती है। दिव्या रोते हुए, ध्वनि मैं बहुत बुरी हूँ ना। उसकी बात सुनकर ध्वनि से अलग होकर उसकी बाजुओं को पकड़कर उठाती है और एक थप्पड़ उसके गाल पर दे मारती है, जिससे दिव्या का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। दिव्या आंसू भरी नजरों से ध्वनि को ही देख रही होती है। ध्वनि उंगलियां दिखाते हुए कहती है, खबरदार, अगर तूने मेरी देवी को बुरी कहा, एक चौपट रसीद के दूंगी। और समझी। दिव्या रोते हुए उसके गले लग गई। ध्वनि भी उसको कसकर गले से लगाती है और इसकी पीठ को सहलाने लगी। तभी अनिका बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलती है, भाभी, दिव्या भाभी तैयार हो गई क्या? नीचे उन्हें बुला रहे हैं। ध्वनि दिव्या के आंसुओं को पोंछकर अनिका को आवाज़ देकर कहती है, हाँ अनु, तुम नीचे आओ, मैं उसको लेकर आती हूँ। अनिका, ठीक है भाभी। थोड़ी देर के बाद हॉल में मंडप सजाया गया था। करण शेरवानी पहनकर मंडप में बैठा था। एक टक अग्नि को ही घूरे जा रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी, केवल अनिका को छोड़कर। अनिका खुश थी कि आज उसके एक और खड़ूस भाई की शादी होने वाली है। उसे पूरा विश्वास था कि करण को दिव्या बदल देगी, जैसे ध्वनि को आहान ने बदल दिया। दिव्या चेहरे पर घूंघट ओढ़कर स्टेप से ध्वनि से साथ नीचे आ जाती है। ध्वनि दिव्या को मंडप में करण के बगल में ही बैठा देती है। नीचे आ गई। दोनों का गठबंधन जीवन ने किया। पंडित जी दोनों के फेरे लेने को कहते हैं। दोनों फेरे लिए फिर करण दिव्या की मांग में सिंदूर भरता है और दिव्या के चेहरे के घूंघट को उठाता है। दिव्या का चेहरा देखकर करण की मुट्ठियां कस गई। दिव्या की आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गई थी। उसके गाल भीगे हुए थे। करण उससे नज़र फेरकर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और मंगलसूत्र उठाकर उसके गले में पहना देता है। फिर बिना एक पल वहाँ रुके मंडप से उठकर मेंशन से बाहर चला गया। जीवन भी उसके पीछे ही चला जाता है। दिव्या पलके झुकाकर रो रही थी। ध्वनि, अनिका, माजिमा जल्दी से उसके पास आ जाते हैं और उसको संभाल लेते हैं। वहीं रात का वक्त, करण अभी तक घर नहीं आया था। ध्वनि दिव्या को करण के रूम में छोड़कर अपने रूम में चली आई थी। दिव्या कमरे में आकर बेड पर जाकर मुंह के बल गिर गई और फिर ऐसे ही रोते हुए ही सो गई। आहान, ध्वनि का कमरा। आहान बालकनी में खड़े होकर चांद को ही निहार रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ध्वनि चांद को देखते हुए, सही कहते थी आंटी, मैं पनौती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने माँ बाप को खा लिया। उसके बाद मेरी वजह से लक्ष्य भाई कोमा में चले गए और अब आहान भी मुझे छोड़कर चला गया। कितनी बदनसीब हूँ मैं। ध्वनि वहीं घुटनों के बल बैठकर चेहरे को अपने घुटनों में छुपाए रोने लगी। वहीं पीछे से एक शख्स हाथ में छुरा लेकर उसकी ओर बढ़ ही रहा था और वो शख्स ध्वनि के पीछे से उसको खंजर मारने को हाथ उठाता है कि कोई उसके हाथों को पकड़ लेता है। उसके हाथों को तुरंत ही झटक देता है। जैसे ही वो शख्स ध्वनि पे हमला करने ही वाला था,
तभी अनिका हवा की तेजी से आकर उसके हाथों को पकड़कर झटक देती है, जिससे उस शख्स के हाथ का खंजर नीचे गिर गया। ध्वनि की आवाज़ सुनकर चेहरा उठाकर देखती है तो अनिका सामने खड़े शख्स की हरी आंखों को ही घूर रही थी। उसके हाथ की काली नसें उभर कर बाहर आ गई थी। सामने सर से पांव तक काले कपड़े पहने आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा भी ढका हुआ था। ध्वनि जल्दी से उठकर खड़ी हुई और अनिका को देखकर बोलती है, अनु, ये कौन है? अनिका ध्वनि के सवाल को इग्नोर करते हुए गुस्से से आदमी को देखती है और आगे बढ़ती है। वो आदमी अनिका को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो आहान की बहन है। उसको अपनी ओर आता देखकर वो जैसे ही भागने को मुड़ा, अनिका तेजी से उसके सामने आकर उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठाकर ही फेंक देती है। वो आदमी सीधा जाकर दीवार से लगा और सरकते हुए नीचे आ गया। अनिका पलटकर मिरर में देखती है और अपने हाथ उठाती है। उसके ऐसा करते हुए आईना चकनाचूर हो गया। अनिका उसी पोजीशन में झटके से पलटकर आदमी की तरफ हाथ करती है, जिससे सारे कांच के टुकड़े उस आदमी की तरफ आकर उसको चुभ जाते हैं। उस आदमी की एक दर्दनाक चीख रूम में गूंज उठती है। ध्वनि डर से अपने कानों पर हाथ रखकर आंखें बंद करके जोर से चिल्लाई, नहीं। अनिका ध्वनि को देखकर फिर नजर घुमाकर आदमी को, जिसके घाव हील हो रहे थे, वो उठने की कोशिश कर रहा था। अनिका जल्दी से उस आदमी के पास आकर उसको एक लात मार देती है और उसके चेहरे से कपड़ा खींचकर निकाल देती है। अनिका उस आदमी के गले को पकड़कर खड़ा करती है और सर टेढ़ा करके उस आदमी को गुस्से से देखते हुए कहती है, सनय। सनय दर्द से कराहते हुए, माफ़ कर दीजिए प्रिंसेस, मैं उसके कहने पर आया था, मुझे छोड़ दीजिए। अनिका एक इवल स्माइल करके उसके गले में तपाप डालते हुए, शायद माफ़ कर देती अगर तुमने भाभी पर हमला ना किया होता। अब अनिका आधे में बात छोड़कर आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ चलाते हुए झट से आंखें खोलकर सनय के चेहरे पर हाथ रख देती है, जिससे उसके मुंह से काली धुआं बाहर निकलकर अनिका की हथेली पे जाने लगती है। सनय बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। वो लगातार अनिका के हाथ को चेहरे से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर अनिका की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। ध्वनि अनिका के इस रूप को देखकर हैरानी से डर रही थी। अनिका डबल स्माइल करते हुए बोलती है, तुम मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। तेरे बाप ने तुझे हिम्मत नाम की चीज़ देना भूल गए, वरना एक लड़की को मारने के लिए पीछे से वार क्यों करते। हाँ, क्या करें, तुम्हारे नसीब में प्रिंसेस से मरना जो लिखा था। चाहे तो मैं तुम्हारा खून पीकर तुझे मार सकती थी, पर तुम जैसे का खून पीकर मुझे उल्टी आती है। इतना बोलकर झटके से वह अपने हाथों को पीछे खींच लेती है और जिससे सनय की जोरदार चीख उस कमरे में गूंज जाती है और वो तुरंत ही मर जाता है और वो धुआं बनकर उड़ जाता है। अनिका अपने हाथ को देखती है, फिर हाथ झटक कर खुद से कहती है, डिस्गस्टिंग, क्या कर्म है मेरे, मारा भी तो किसको, एक नालायक को। इससे हमारी नगरी के बच्चे ही मार देते। ध्वनि अनिका की तरफ देखकर काफ़ी डर रही थी। तभी अनिका ध्वनि की तरफ देख के कहती है, भाभी आप ठीक तो है ना? ध्वनि हड़बड़ा कर, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कौन था? अनिका बालकनी के दरवाजे को बंद करते हुए, वो एक वैम्पायर था भाभी, जो हमारे दुश्मन के कहने पर आपको मारने आया था। शायद भाई का जाने का खबर सबको लग गई है। ध्वनि हैरानी से, क्या? मैं, हे भगवान, अभी तो मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। अनिका हंसते हुए, भाभी आप भी ना, कुछ सोचकर, भाभी आज आप मेरे साथ ही सोएंगी, मैं नहीं चाहती कि आप पर फिर से हमला हो। ध्वनि हाँ में सर हिला देती है और फिर दोनों खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। दिव्या करण का रूम। करण अपने कमरे में आता है तो देखता है दिव्या शादी के जोड़े में ही सोई हुई थी। करण सोचकर उसके पास बढ़ा और बेड के पास खड़े होकर दिव्या की
उतरे हुए चेहरे को बिना किसी भाव के देखने लगता है। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। दिव्या कसमसाते हुए आंखें खोलती है और चारों तरफ देखती है। फिर एकदम से उठकर बेड पे बैठ गई। धीरे धीरे उसको सब बात याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और करण थोड़ी देर के बाद ही बाहर आया तो देखा दिव्या एकटक दीवार को ही घूर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। करण चलते हुए उसके सामने आकर रुक गया। दिव्या करण को देखकर, वो अभी भी टॉवल में था। दिव्या जल्दी से उस पे से नज़र फेरती है और उठकर उसके बगल से होते हुए जाने लगती है। तभी करण उसके हाथों को पकड़कर दीवार से भिड़ा देता है और उसके बिल्कुल यानी बेहद करीब आके अपनी दोनों हथेलियों को दीवार से लगाकर दिव्या को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। दिव्या करण को धक्का देने की पूरी कोशिश कर रही थी और गुस्से में कहती है, ये क्या हरकत है तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे? करण एकदम से उसके होंठों पर उंगली रख के धीमी आवाज़ में कहता है, नहीं दिव्या, हिम्मत मैंने पहले ही दिखा दिया है, अब फिर से दिखाने को मजबूर मत करो। दिव्या और करण एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुछ ही देर ऐसे ही देखने के बाद करण एकदम से पीछे हट गया और क्लोजेट में चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आया और दिव्या की तरफ देखता है, जो अभी भी वैसे ही खड़ी उसको घूर रही थी। करण बिना उसे देखे ही कहता है, तुम्हारे कपड़े और ज़रूरी सामान अलमारी में रखा है। इतना बोलकर वह सीधा कमरे से बाहर निकल गया। दिव्या उसके जाते ही गहरी सांस लेती है और आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दिव्या खुद को आईने के सामने देखती है और खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये इंसान नहीं है, अहान मलिक मेरा भाई है। कैसे? दिव्या सर पकड़ लेती है और चिढ़कर कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिव्या चिल्लाते हुए बैठ गई। वहीं करण कॉरिडोर से होकर जा रहा था। तभी अनका उसको पीछे से आवाज़ लगाती है, भाई। करण उसको देखकर मुड़ता है। हाँ अनिका, भाभी कहाँ है? करण आके छोटी करके, कहाँ है मतलब? मुझसे क्यों पूछ रही हो? रात भर तुम्हारे साथ ही तो थी। अनिका चिल्लाकर, अरे ध्वनि भाभी नहीं, दिव्या भाभी कहाँ है? करण बेपरवाही से, अरे रूम में होगी। अनिका मुंह बनाकर, भाई आज आप भाभी की पहली रसोई है, पता है ना आपको? करण बिना किसी भाव के, रूम में होगी, जाओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। अनिका अपना सिर पीट लेती है और करण के रूम की तरफ बढ़ जाती है। दिव्या पिंक कलर की शिफॉन साड़ी पहने हुए थी और गले में छोटा सा डायमंड और गोल्डन का मंगलसूत्र उसने पहना हुआ था और मांग में सिंदूर, हाथों में अभी भी शादी की लाल चूड़ियाँ। दिव्या मिरर में खुद को देख रही थी। तभी अनिका दरवाजे को नॉक करती है। भाभी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दिव्या मुस्कुरा के, आओ ना। अनिका अंदर आ गई और दिव्या को नज़र उतारते हुए कहती है, किसी की नज़र ना लगे मेरी प्यारी सी भाभी को। दिव्या भी प्यारी से स्माइल करती है और अनिका उसके हाथ को पकड़ कर ले जाते हुए बोलती है, भाभी जल्दी चलिए, नहीं तो ध्वनि भाभी फिर से मुझे डांटने लगेंगी। दिव्या, अरे आराम से, इतना जल्दी क्यों हो रहा है? अनिका, आज आपकी पहली रसोई है ना भाभी? दिव्या पहली रसोई की बात सुनकर दंग रह गई। दोनों किचन में पहुंच चुके थे। ध्वनि, माजिमा पहले से ही वहाँ मौजूद थे। ध्वनि दिव्या के पास आकर उसके गले लगकर, वाह मेरी पटाखा, आज तो सच धज के आई है, क्या लग रही है तू? अगर करण ने अभी तुझे देख लिया तो वो तो तुझ पर फिदा ही हो जाएगा। दिव्या फीकी मुस्कुराहट देती है। ध्वनि दिव्या से कहती है, चल आज किचन तेरा है, आज नाश्ता तू बनाएगी। दिव्या फिर से पहली रसोई की बात सुनकर चिढ़ गई और कहती है, तेरी खोपड़ी, तुझे पता है ना मैं सिर्फ सब्जियां काटती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा माँ को तो थोड़ा काम में हेल्प करती थी, मुझसे किचन नहीं संभाला जाता। मैं तो लक्ष्य के लिए भी माँ से खाना बनवा कर लाती थी। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, जिसे देखकर दिव्या का तो मुँह ही बन गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड? आई होप पसंद आया हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। तब तक सुनते रहिए